हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। नाबार्ड की एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। नाबार्ड ने अपनी वैकेंसीज निकाली है डेवलपमेंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाबार्ड ने अपनी कुछ वैकेंसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए भी निकाली है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश में इतना प्रोफिशिएंट नहीं है, वो डेवलपमेंट असिस्टेंट इन हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई है। ये नोटिफिकेशन 8 सितंबर को रिलीज हुआ था। इस एग्जाम में अप्लाई करने की विंडो 15 सितंबर को खुल चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 10 अक्टूबर है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कि वो जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दें, क्योंकि सर्वर लास्ट टाइम के अंदर थोड़ा सा स्लो चल सकता है और आप पैनिक कर सकते हैं। तो 15 सितंबर को कल विंडो खुल चुकी है, आप इसमें अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। इसका जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो 6 नवंबर को होगा। मतलब आपको प्रिपरेशन करने के लिए मोर देन 1 मंथ इसमें आपको मिल जाएगा एंड वो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, स्पेशली फेज 1। ओके, फेज 2 की डेट्स अभी आई नहीं है, फेज 2 की डेट्स बाद में आएंगी। हम इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपको नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अंदर आपको दिखेगा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट अप्लाई ऑनलाइन 2022 का लिंक। इसके अंदर जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुलकर आएगा। उसके अंदर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिखेगा, क्योंकि आप वहाँ पे न्यू होंगे तो आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। वहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी चीजें डालनी है, जैसे आपका नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी। इसको डालते टाइम आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो इसी डिटेल पे आएगा। जैसे ही आप इन चीजों को सबमिट कर देंगे, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। उसको आप नोट डाउन कर लेना। वैसे उसका एक ईमेल और एसएमएस भी आ जाता है जो नंबर आप प्रोवाइड करते हैं उस पर। जब आपने ये सब कर लिया तो आप अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना और नीचे वैलिडेट योर डिटेल्स एंड लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इस केस में अगर कोई एरर होता है तो सिस्टम आपको रिफ्लेक्ट कर देता है वैलिडेट करते टाइम। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको जो पेज है वो अगले उस पे ले जाएगा। वहाँ पे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने होते हैं। इसकी गाइडलाइंस जो है आपको वहीं पे दी हुई है जहाँ पे आप इसको अपलोड करते हैं। मेक श्योर जो आप अपने सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं वो ब्लैक पेन में हो, बिकॉज वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आप जब करेंगे आपको प्रीव्यू करवाएगा। जो एप्लीकेशन आपने भरी है वो आपको प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा और नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। अगर उसमें कुछ गलती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, और अगर आपने वो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक भरी है तो आप उसको नीचे जाके वेरीफाई कर दीजिएगा और उसको फाइनल सबमिट कर देना। उसके बाद वो आपको पेमेंट टैब में लेके जाएगा और वहाँ पे आपको अपना पेमेंट प्रोसीड करना है, वेदर इट इज बाय आप बारकोड स्कैन करके या यूपीआई से या क्रेडिट डेबिट कैसे भी कार्ड से आप उसको पेमेंट कर सकते हैं और आपको उसको फाइनल सबमिट कर देना है। इसी तरह से आपकी जो नाबार्ड की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। बहुत ही इजी तरीका है इसको सबमिट करने का, सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे ही आप एक स्टेप पे जाएंगे आगे सिस्टम आपको अपने आप दूसरे स्टेप्स पे लेता जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ठीक है, हमने देख लिया एग्जाम आया, उसकी नोटिफिकेशन आई, हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन कौन अप्लाई कर सकता है? हर कोई इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। इसको अप्लाई करने की सबसे जो बेसिक नीड है वो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी, और उसके अंदर मिनिमम आपको 50% मार्क्स आपको सिक्योर होने चाहिए। और SC ST के लिए और जो फिजिकली वो होते हैं थोड़े से डिसेबल्ड होते हैं और एक्स सर्विसमैन, उनको सिर्फ पास क्लास से इसमें पास होना चाहिए। और अदर देन दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स बचते हैं, उनको 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। अब हिंदी कैंडिडेट्स के अंदर क्या होगा, जो हिंदी पोस्ट के लिए आई है उसके अंदर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या फिर इलेक्टिव। अगर वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होंगे तो उसके अंदर आपको 50% मार्क्स अचीव होना चाहिए, ठीक है। और वही SC ST या फिजिकली डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के लिए पास क्लास। अगर या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने बैचलर्स डिग्री की हो हिंदी और इंग्लिश में एज अ बेस सब्जेक्ट और इसके अंदर आपने 50% सिक्योर किया हो, और SC ST के लिए अगेन वही है, पासिंग मार्क्स इसमें सिक्योर होने चाहिए। नेक्स्ट इज एज लिमिट। इसमें एज लिमिट क्या है? मिनिमम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 35 ईयर्स। इसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल की रिलैक्सेशन है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। OBC के लिए 3 साल है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज 38 ईयर्स है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उनको अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल
ओबीसी से है तो 13 साल और SC ST से है तो 15 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन का है, उनकी मैक्सिमम एज 50 हो सकती है और 3 साल उनका एडिशनल पीरियड है इसके अंदर। देन इज अगर कोई विडो है या डाइवोर्स विमेन है, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड है, मतलब इस तरह का अगर कोई भी केस है तो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, इसीलिए उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर्स रखी गई है। इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो आपकी फीस 450 रुपए है और अदर देन दैट जितने भी लोग हैं उन सबकी फीस जो है वो 50 रुपए है। नेक्स्ट इज वैकेंसी। ये स्टेट वाइज इसके अंदर वैकेंसीज आई है। सबसे ज्यादा वैकेंसीज महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। तो अगर कोई भी उधर के नियर बाय एरिया का है और वहाँ की लैंग्वेज को जानता है तो आई से कि वो महाराष्ट्र से अप्लाई करे, बिकॉज वहाँ पे चांसेस ऑफ सिलेक्शन काफी ज्यादा हाई है कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। ओके, टोटल वैकेंसीज इसमें दिखाई हुई है आपको। अनरिजर्व की 80 है, SC की 21 है, ST की 11 है, OBC की 46, EWS की 15, फिजिकली बैकवर्ड जो है वो टोटल 9 है, एक्स सर्विसमैन 17 एंड डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इज 7। ओके, टोटल वैकेंसीज जो आपकी आई है वो 173 आई है। ये बिना हिंदी वाली है, इसमें हिंदी वाला इंक्लूडेड नहीं है। अब इसके अंदर ये जो आपको एट द रेट करके दिखाया हुआ है कर्नाटका के आगे 8 नंबर पॉइंट पे जो एट द रेट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 2 वैकेंसीज ऐसी हैं जिनमें से जो RO बेंगलोर के लिए है और 2 वैकेंसीज बर्ड बेंगलुरु के लिए है। मतलब अगर आपने इसके हायर अगर आप मेरिट में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो RO बेंगलुरु में रखा जाएगा या फिर बर्ड बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के आगे जो डबल एट द रेट लगाया हुआ है इसका मतलब है कि 3 वैकेंसीज आपकी महाराष्ट्र RO पुणे के लिए है एंड 72 वैकेंसीज HO मुंबई के लिए है। वो काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करते हैं तो। उत्तर प्रदेश के आगे ट्रिपल एट द रेट लगाया हुआ है जिसका मतलब है 8 वैकेंसीज आपकी RO लखनऊ के लिए है, 1 NBSC लखनऊ के लिए है। अब इसके अंदर एक नोट करने वाली चीज है कि जो 9 वैकेंसीज जो इसमें दिखाई गई है फिजिकली बैकवर्ड ये जो फिजिकली डिसेबल्ड सॉरी उन लोगों के लिए, उसके अंदर एक जो है फॉरवर्ड वैकेंसी है, मतलब आने वाले साल की वैकेंसी को इस साल में इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, और इसमें से 2 वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड है A, B और C कैटेगरी के लिए और 3 कैटेगरीज जो है 3 वैकेंसीज जो है वो D और E के लिए रिजर्व्ड है। इसके अंदर एक बैकलॉग वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज अगर हम हिंदी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है जिसमें से अनरिजर्व की 3 है, SC की कोई भी नहीं है, ST में 1 है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई भी वैकेंसी नहीं है और इसके अंदर एक बैकलॉग वैकेंसी को इंक्लूड किया गया है जो कि महाराष्ट्र RO पुणे की थी। देन इज इसका अब एग्जाम कैसे होगा? अब ये इंग्लिश जो नॉर्मल है उसका मैं बता रही हूँ आपको, हिंदी वाला हम आगे बात करेंगे। जो नॉर्मल अगर आप उसके अंदर अप्लाई करते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट के अंदर तो सबसे पहला होगा आपका फेज 1। देखिए ये एग्जाम जो होता है अदर एग्जाम्स के कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, इसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन हाई होता है, लेकिन वही इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होती है वो थोड़ी कम होती है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर ये एग्जाम जो होता है टोटल 60 मिनट्स का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स के। एग्जाम का लेवल जो होता है इजी नहीं होता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई तो सोच रहा है कि उसको इजी पैटर्न होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना ज्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है कि इजी पेपर तो आना ही बंद हो गया। जब मैंने एग्जाम निकाला था 2018 में आई थिंक तब भी मैंने SBI का एग्जाम निकाला था एंड उस टाइम पे भी कंपटीशन इतना ज्यादा हाई था। जो मेरे से 1 साल पहले जो एग्जाम हुआ था उसके कंपैरेटिवली वो एग्जाम इतना ज्यादा डिफिकल्ट आया था। बट वही है कि इसका एक फायदा ये होता है कि जो डिफिकल्ट होता है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बाकी लोगों का लेवल भी सेम होता है। ओके, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 60 मिनट्स में आपको करना होता है। इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो ऑन एन अप्रोक्स आप मान लीजिए आप 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को देते हैं, तो इसका मतलब एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तभी आप कर पाएंगे ना 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन को। तो इसीलिए एग्जाम का लेवल थोड़ा इसमें जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, मतलब वो मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं होगा, तभी आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी तरह रीजनिंग है तो सेम चीज है। इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, तभी 40 मिनट इसको दिए गए हैं, 40 मार्क्स का ये दिया गया है। ओके, देन इज मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके टोटल 5 वो रहेंगे
सब्जेक्ट रहेंगे। पहला होगा रीजनिंग, 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। देन क्वांट के अंदर भी 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। देन जीए होगा, जीए के अंदर ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा प्रेफरेंस एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग को दी जाएगी। तो अगर आप करंट अफेयर्स को भी थोड़ा कम पढ़ के इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो इसके अंदर आपको काफी हाई स्कोप है कि आप इसको अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हैं, और इसकी वेटेज भी बहुत अच्छी है। 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, तो आई से कि आप इस पे काफी ज्यादा प्रेफरेंस दें। कंप्यूटर नॉलेज आएगी, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। कंप्यूटर क्वेश्चन में वही रहता है, आपकी बेसिक चीजें पूछी जाती है रिलेटेड टू डेटाबेस, रिलेटेड टू एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, काइंड ऑफ दैट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको ऐसे या प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग ये सब लिखने को रहता है। डिस्क्रिप्टिव होता है वो। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो भी आपको इसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। ये टोटल 50 मार्क्स का होता है, और जो टोटल मेंस का एग्जाम होता है वो 200 नंबर का होता है। इसके अंदर आपको पहले 4 पॉइंट्स के लिए 90 मिनट्स दिए जाते हैं, और 30 मिनट्स आपको बाद में दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ओके, देन हम बात करते हैं हिंदी के लिए। हिंदी के लिए अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 40 क्वेश्चन 40 नंबर के दिए जाते हैं। इसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा इजी होता है। उसके बाद इसमें प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है हिंदी का, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट की जा रही है। देन इसमें रीजनिंग होती है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स की, इसमें मैथ्स नहीं होता है। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, एंड अगेन वही इसमें सेक्शनल मार्क्स नहीं सेक्शनल टाइम नहीं होता। आपको टोटल टाइम दिया जाता है 60 मिनट्स का। तो अगर आप चाहें तो इंग्लिश को जल्दी कर सकते हैं और पहले 2 टॉपिक्स को बहुत जल्दी निकाल के तीसरे में आप थोड़ा अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। देन इज मेन एग्जामिनेशन। अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें अगेन वही 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है रीजनिंग, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। देन आपका प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी टेस्ट होता है। ये थोड़ा सा मैं अगेन बोलूंगी आपको डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपकी प्रोफिशिएंसी को इसमें टेस्ट किया जा रहा है। तो अगर आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं, ऑलरेडी वैकेंसीज बहुत कम है, तो मेक श्योर कि आपकी हिंदी प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा अच्छी हो। 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। अगेन वही जनरल अवेयरनेस जो आपकी रूरल डेवलपमेंट इन सब पे फोकस किया जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। कंप्यूटर नॉलेज अगेन दैट इज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। एंड फिर इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दैट इज मैंडेटरी टेस्ट, और वो टोटल जो होगा 200 नंबर का होगा। अगेन 90 मिनट्स होंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, पहले 4 पॉइंट्स के लिए, और 30 मिनट्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए दिए जाएंगे। अब इसमें केस आता है, सपोज 2 लोग हैं जिनके नंबर इक्वल है, तो कैसे डिसाइड होगा कि किसी का सिलेक्शन होना है किसी का नहीं होना, और एक ही पोस्ट बची है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जिसकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, सपोज एक बच्चा बीटेक है दूसरा एमटेक है, तो एमटेक वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन बीटेक। पर सपोज करिए कि दोनों बीटेक है, तो क्या होगा, तो इस केस में जिसके हायर मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। और सपोज कीजिए कि वो भी दोनों के बराबर है, तो उस केस में क्या होगा, जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके अंदर एक वेटिंग लिस्ट को तैयार किया जाएगा 50% ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, और मिनिमम 3 उसके अंदर रखी जाएगी। ठीक है, और जो भी ये कैंडिडेट इस लिस्ट के अंदर आएंगे इनकी वैलिडिटी 1 साल होती है। सपोज 1 साल के अंदर भी अगर किसी ने जॉब को छोड़ दिया तो भी वेटिंग लिस्ट वाले को इसमें बुला लिया जाएगा। अगर हम पे स्केल की बात करते हैं, देखिए इसकी पे स्केल जो है इसकी मिनिमम बेसिक होती है 13,150, और इसके बाद इसमें 3 इंक्रीमेंट लगते हैं 750 के। लेकिन इसके अंदर नबार्ड ने क्या किया है, नबार्ड ने इस बार ऑलरेडी 2 इंक्रीमेंट देके सिलेक्शन किया है, मतलब 13,150 में 2 इंक्रीमेंट देके 14,650 की बेसिक पे वो सीधा इसको कैंडिडेट्स को जॉब ऑफर कर रही है। उसके बाद आपके फिर फर्दर इंक्रीमेंट इसके अंदर लग जाएंगे, मतलब जो बेसिक आपकी 2 साल बाद होने वाली थी उसी बेसिक के ऊपर नबार्ड आपका सिलेक्शन कर रही है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आपकी बेसिक सीधा 2 इंक्रीमेंट से बढ़ा के आपको कर रही है। ओके, और इसमें आपको बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं जैसे डीए, एचआरए, सीसीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट जो है टोटल जो इसकी लगभग अमाउंट बैठती है वो आपके 32,000 रुपए के करीब बैठती है, जो आपका सब कुछ मिलाकर जो आपकी सैलरी बनती है दैट इज 32,000 विच इज अ वेरी गुड सैलरी। मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये सैलरी आई थिंक बहुत अच्छी है। उसके बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर फर्दर इंक्रीमेंट्स लगे हैं, जैसे अगले साल आपको 750 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, 15,400 पे पहुंच जाएंगे। फिर आपके अगले 4 साल 900 के इंक्रीमेंट्स लगेंगे, आप 19,000 पे पहुंच जाएंगे। फिर उसके अगले 6 साल आपके 1200 के इंक्रीमेंट्स लगेंगे। इस तरह से ये चार्ट को जो है बनाया गया है। टोटल 20 ईयर्स तक, तो 20 साल तक आपके इंक्रीमेंट इसमें लगते हैं। उसके बाद आप स्टेग्नेशन पे पहुंच जाते हैं। ओके, देन दैट्स ऑल अबाउट दिस एग्जाम।
So stay tuned to my channel. Please like, share and subscribe. आपको आने वाले एग्जाम के नोटिफिकेशंस के बारे में भी पता लगता रहेगा. Moreover, you will get to know how to remember general affairs, how to remember current affairs with tricks. Okay? Thank you.